everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो। कंप्लीट कोर्सेज के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस तो आपके पास अवेलेबल हैं ही, साथ ही अवेलेबल हैं आपके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, और आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्यों ये इतनी ज़्यादा खास है, क्यों ये इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है? क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है। हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्लास 11th का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमने प्लांट फिजियोलॉजी को पर एंड किया था, वो भी एंड हो चुका है। आज करना है क्या? आज करने हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर होने वाला है आज वन गो में सारा, ठीक है। इसके मैं सोच रही थी पहले पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आऊं, बट आज पूरा वन गो में कंप्लीट एक्सरसाइजेस, पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज ही मिलने वाले हैं आपको। 1 आवर के आसपास ये क्लास आपकी जाएगी और पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज हम वन गो में कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको क्या करना होता है स्टार्टिंग से करना होता है मैम, सेशन को लाइक और शेयर करना होता है अपने सारे दोस्तों के साथ। तो जरा फटाफट से सेशन को कर दो लाइक, शेयर कर दो और कमेंट करते रहना अपने प्यारे प्यारे से किस बात को लेकर, क्योंकि भाई आज एक खास टॉपिक है ना हमारे पास कि क्या आपने भी मेरे साथ साथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या फिर कुछ पोर्शंस, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स, कोई वीडियो आपका रह गया है जो आपने कभी किसी वजह से छुट्टी मार ली हो, कभी किसी वजह से स्किप हो गया हो, ना देख पाए हो, बीमार हो गए हो, कोई भी रीजन रहा हो, तो कितना पोर्शन आप मेरे साथ कंप्लीट कर चुके हो क्लास 11th के सिलेबस का, और कितना आपका अभी भी बाकी है जो आपने पेंडिंग बचा लिया है भाई, तो उसे आपका कितना बाकी है, कितने दिन में कवर करने वाले हो। आज मुझे पूरा स्टेटस चाहिए हर उस स्टूडेंट का जो आज मेरे साथ ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। हर उस स्टूडेंट का मुझे ये पूरा अपडेट चाहिए जो पूरे सेशन की बिगनिंग से मेरे साथ पढ़ता हुआ आ रहा है, और अभी तक उसने कितना कर लिया है मेरे साथ साथ, कितना उसका बाकी है, ये मुझे जरूर बता दें। और इसके बाद की कहानी ऐसा नहीं है कि आपको बाद में पता चलने वाली है। मैंने ऑलरेडी आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज है वो शुरू करवा दी है, लाइव सेशंस में आपको वो मिल ही रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या पूछा है, कैसे आंसर करना है। सेशन को लाइक आप सभी ने कर ही दिया होगा, शेयर आप सब ने जरूर कर दिया होगा, सेशन की लिंक को अपने सारे ही ग्रुप्स में, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक एंड शेयर करने के बाद इस लास्ट सेशन के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है? पूछा गया है दैट डिफाइन ग्रोथ, differentiation, development, de-differentiation, redifferentiation, determinate growth, meristem and growth rate। ओ इतना सब कुछ डिफाइन करना है मैम। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर पूछ लेंगे हमसे। पूरे चैप्टर में यही तो टॉपिक्स पढ़े थे, प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या था? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में यही तो था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ऐसा लग रहा है मैम पूरा चैप्टर पूछ लिया पहले ही क्वेश्चन में। चलो आंसर करते हैं क्या पूछा है और कैसे बताना है आपको आंसर। देखो फटाफट से देखो आंसर, वन बाय वन हर उस चीज के बारे में डिफाइन कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। आप ये समझ लो कि ये आपका अपने आप में बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, अपने आप में बहुत सारे, और देखा जाए तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे है? किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है डिफाइन ग्रोथ, डिफाइन डिफरेंशिएशन, डिफाइन दिस, तो आपको इन सब के आंसर यहाँ इस सिंगल क्वेश्चन में मिल जाने वाले है ना, क्योंकि आपको सबकी डेफिनेशन मिल रही है यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई अपने एस्पेक्ट से। यहाँ पर हर एक चीज की आपको एग्जैक्ट बिल्कुल डेफिनेशन मिलने वाली है, शॉर्ट डेफिनेशन मिलने वाली है, ठीक है। देखो कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर ऐसे कोई बहुत लेंथी नहीं है। सी ग्रोथ क्या चीज है, ग्रोथ आप किसे कहते हो, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हो, उसकी क्या डेफिनेशन आप प्रोवाइड करोगे। ग्रोथ, इट इज एन इरिवर्सिबल
एंड परमानेंट प्रोसेस, ये क्या होती है? ये एक इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिवर्स नहीं कर सकते आप। एक बार प्लांट ने अपना लेंथ जो है वो इतनी बढ़ा ली तो आप उसको वापस से कह सकते हो, कह रहे यार थोड़ा छोटा हो जाना प्लीज, तो वो छोटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो एक बार अगर उसकी लेंथ बढ़ गई तो बढ़ गई, रिवर्स हो सकती है क्या? नहीं। आपकी हाइट एक बार बढ़ गई, कोई कहे अरे यार मैं तो तुझसे छोटा हूँ, तू भी छोटा हो जाना प्लीज, तो क्या आप छोटे हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते ना। एक बार ग्रोथ हो गई तो हो गई, तो इससे आप रिवर्स नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस। परमानेंट होती है, एक बार जितनी हाइट आपकी बन गई तो फिर लाइफ लॉन्ग होती रहेगी ना। ऐसा थोड़ी है उम्र के साथ धीरे धीरे घिस घिस के आदी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता यार कि अरे चलते चलते पैर क्या होते हैं, घिसते रहते हैं ना, तो घिसते घिसते हाइट उसकी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा होता है क्या यार कभी लाइफ में? कभी नहीं होता मैम। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ना रिवर्स कर सकते हो ना चेंज कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज परमानेंट ऑल्सो। तो बिल्कुल सिंगल सॉर्टेड से वर्ड्स हैं, लेकिन मतलब कितना सारा है उसके अंदर। दैट इट इज एन इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस अकम्प्लिश्ड बाय, कैसे होती है ये? इंक्रीज इन साइज, ठीक है। अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गन पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। किसी ऑर्गन के कोई पार्ट या किसी इंडिविजुअल सेल की भी बात करो तो इंक्रीज इन साइज। कैसे होगी ग्रोथ? इंक्रीज इन साइज, ठीक है। ग्रोथ तो भाई इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और दैट्स पार्ट्स और इवन एन इंडिविजुअल सेल, जो कि है कैसा? इरिवर्सिबल, जो कि है कैसा? परमानेंट। इसी को आपने ग्रोथ कहा है। सिंपल डिम्पल, बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं सिंपल और डिम्पल? बोलो, लगती है आपको सिंपल डिम्पल या नहीं? ग्रोथ की डेफिनेशन काफी सिंपल डिम्पल, ठीक है। आज का लेक्चर काफी हम बढ़िया तरीके से, वो कहते हैं ना बड़े आराम से, कौन सी एड का ये मैंने बोला है, आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो बड़े आराम से आज हम इस लेक्चर को करेंगे क्योंकि लास्ट है यार, इसके बाद क्या है, ठीक। चलो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दिया होगा आप सभी ने, आई होप सो, एंड शेयर जरूर कर दिया होगा अपने सारे दोस्तों के साथ कि देखो हमारा सिलेबस तो एंड होने आया है। डिफरेंशिएशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच, डिफरेंशिएशन वो जिसमें द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच, डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्स जो होती हैं कहां से डिराइव्ड होती हैं? फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट या शूट एपिक्स के। एंड द कैम्बियम, और कहां की सेल्स बेटा? कैम्बियम से डिराइव हुई सेल, एपिकल मेरिस्टेम से डिराइव की हुई सेल्स, दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल वॉल। ये अपनी सेल वॉल में स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, ये अपनी सेल वॉल में स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, ये वो प्रोसेस है जिसमें एपिकल मेरिस्टेम से डिराइव हुई सेल्स क्या करती हैं? रूट और शूट एपिक्स की और कैम्बियम से डिराइव हुई सेल्स ये क्या करती हैं? ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करती हैं इनकी सेल वॉल में एंड द प्रोटोप्लाज्म and becoming mature to perform specific functions। अपनी सेल वॉल, अपने प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस को करके ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ की वजह से आप क्या ये कह देते हो कि कोई सेल जो है वो मैच्योर हो चुकी है या कोई ऑर्गन या कोई इंडिविजुअल मैच्योर हो चुका है? कई बार आप देखते होंगे कि कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसकी हाइट और पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड इन टर्म्स ऑफ ओनली पर्सनालिटी, बॉडी साइज, वो इतना ग्रो कर चुका होता है कि उसके आगे कोई 50 ईयर्स के जो अंकल होंगे वो भी ऐसे लगेंगे कि तो छोटे से हैं, ठीक है। सिर्फ मैं हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। पर क्या वो मैच्योर हो चुका है क्या? नहीं, राइट। तो जैसे जैसे एज होगी, जैसे जैसे वो स्पेसिफिक फंक्शन उसकी बॉडी के ऑर्गन्स परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तब वो मैच्योर होंगे।
राइट। तो इसीलिए आप कहते हो कि सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन साइज है। मैच्योरिटी क्या है, जब उसके अंदर फंक्शनल ग्रोथ आती है, राइट, जब उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो जाती है, दैट इज मैच्योरिटी। तो जब डिफरेंशिएशन में आप बता रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम, ये वाली सेल्स, ठीक है, ये वाली सेल्स क्या करती हैं, अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती हैं और अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस लेकर आती हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैच्योर बन जाती हैं। इस पूरे डेवलपमेंट को ही आप डिफरेंशिएशन कह रहे हो, है ना। डिफरेंशिएशन जिसमें सेल्स यहां से डिराइव हुई क्या हो जाती हैं, अपने सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस कर लेती हैं मैच्योर होने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट, ग्रोथ अगर ये है, डिफरेंशिएशन अगर ये है, तो डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू द वेरियस चेंजेस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, जो भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसकी पूरी लाइफ साइकिल में उसके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में उसके अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे, ठीक है, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सीनेसेंस, ठीक है, सीड जर्मिनेशन से लेके वो स्टेज तक पहुंच जाना जब उसने क्या कर दिया, डिवाइड करना बंद कर दिया, राइट। तो जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल की बात हम कर रहे हैं। जितने भी चेंजेस किसी इंडिविजुअल में, किसी सेल में, किसी ऑर्गन में, किसी पार्ट में आते हैं, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर वो सब के सब डेवलपमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर ही आने वाली एक सब स्टेज हो गई, एक सब प्रोसेस हो गई, कौन, ग्रोथ। डेवलपमेंट एक पूरी क्या है, ह्यूज फिनोमिना, पूरा एक ह्यूज फिनोमिना है, और उसी के अंदर आती है क्या, ग्रोथ भी, डिफरेंशिएशन भी, डी डिफरेंशिएशन भी, री डिफरेंशिएशन भी, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। और भी ज्यादा स्पेसिफिकली जो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्या है कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला दो तो डेवलपमेंट बनेगा। क्या पढ़ा है हमने, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्लियरली पढ़ाया था मैंने कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला दो तो डेवलपमेंट होगा, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सी, इट इज द प्रोसेस इन विच परमानेंट प्लांट सेल्स रीगेन द पावर टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो परमानेंट प्लांट सेल्स होती है ना, उनके अंदर ये पावर एक बार फिर से आ जाती है कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस जब जरूरत है उस प्लांट को उन सेल्स को डिवाइड करवा के क्या करवाने की, सरवाइव करवाने की। तो वो सेल्स जिन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या कर रखा था, सीज कर रखा था, पॉज कर रखा था, डिवाइड करना जिन्होंने बंद कर रखा था। तो क्या होता है, ये सेल्स क्या करती हैं, जिन्होंने अपनी डिवाइड करने वाली कैपेसिटी को रोक के रखा हुआ था, पॉज करके रखा हुआ था, जो अब डिवाइड नहीं कर रही थी, सिर्फ अपना काम कर रही थी, फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, दैट्स इट। वो सेल्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या करें, फिर से डिवाइड करने वाली स्टेज पर आ जाएं, फिर से अपनी उस टेंडेंसी को रीगेन कर ले। इसी प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहा गया है। It is the process in which permanent plant cells regain the power to divide under certain conditions. This is called as de-differentiation. इसे क्या कहेंगे हम, de-differentiation। देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या किया उन्होंने, डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म करके अपने आप को मैच्योर कर लिया, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, है ना। नॉर्मल सेल से क्या हुई, जैसे ये सेल है, ठीक है, इससे ये डिवाइड होके दोनों बनी है, तो ये क्या हुई, इन सबके झुंड से अलग हो गई ये सेल, ठीक है, इसके झुंड से अलग हो गई, ये मैच्योर हो गई, अपना इसने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना बंद कर दिया, तो ये क्या हो गई, इन सबसे अलग हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, अलग हो गई, आइसोलेट हो गई, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हो कि ये सेल क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। अब डिफरेंशिएट होने के बाद, इस सेल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएट होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि यार प्लांट मरी जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आप लोग को तो डिवाइड करना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है यार, सर्वाइवल की बात है, कर लेते हैं। इन्होंने फिर से रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है,
इस सेल ने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लिया। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? डी डिफरेंशिएशन। अब क्या भाई, सर्वाइवल की बात थी इसलिए कैपेसिटी हम लोगों ने क्या की थी? रीगेन की थी। सर्वाइवल हो गया ना, बढ़ गया ना, प्लांट की ग्रोथ हो गई ना वापस से एडवर्स कंडीशन में। अब हम फिर से जा रहे हैं अपनी कौन सी परमानेंट स्टेज पे, फिर से हम उसी स्टेज पे जा रहे हैं कि हम सिर्फ अपना काम करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिवाइड करने का हमारा कोई काम नहीं है। इन्होंने फिर से अपनी टेंडेंसी जो थी डिवाइड करने की, जो यहाँ रीगेन करनी थी, उसको फिर से सीज कर दिया। ठीक है, पॉज या स्टॉप डिवाइडिंग, सिंपल लिख लो, स्टॉप्ड डिवाइडिंग। फिर से डिवाइड करना उन्होंने स्टॉप कर दिया और इसी को आप रीडिफरेंशिएशन कहते हो। इसी को आप रीडिफरेंशिएशन कहते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो, डिफरेंशिएट हो गई वो अपनी जगह से, देन क्या किया उन्होंने? डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन कर लिया। देन क्या किया उन्होंने? डी डिफरेंशिएशन। क्या कहलाया प्रोसेस? डी डिफरेंशिएशन। फिर उन्होंने वापस से डिवाइड करना बंद कर दिया कि भाई कर दिया ना हमने तुम्हारा, राइट, क्या कहते हैं, बुरे वक्त में साथ दे दिया ना, अब जा रहे हैं वापस हम अपना काम करने। तो इस प्रोसेस को आप रीडिफरेंशिएशन कहोगे कि वापस से वो डिफरेंशिएशन की स्टेज पे आ गए। डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से ये तीन टर्म्स चलते हैं जो मैंने आपको पहले भी ऐसे ही सिखाए थे कि पहले डिफरेंशिएट करती है, फिर डी डिफरेंशिएट होती है और फिर रीडिफरेंशिएट होती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। डी डिफरेंशिएशन हो गया, रीडिफरेंशिएशन। इट इज द प्रोसेस इन विच डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है आपकी, वो क्या करेगी? जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है आपकी, वो फिर से मैच्योर हो जाएगी और फिर से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म कर देगी। नहीं करना मुझे डिवाइड दोबारा, नहीं है मेरा मन, राइट? रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा, रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्लियर है क्या सबको? ये तीन कॉन्सेप्ट्स बताओ जल्दी से मुझे। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, यही प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी आती है किसके अंदर? आपके डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब ये क्या है? ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, चलो ये पढ़ते हैं भाई। ये डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या है? डिटर्मिनेट ग्रोथ, अरे यार पिंक का मतलब येलो नहीं होता, पिंक का मतलब होता है पिंक, बोले तो टिंक। हाँ, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इट रेफर्स टू लिमिटेड ग्रोथ। इसका मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ करना। मतलब समझ नहीं आया मैम, लिमिटेड ग्रोथ करना मतलब एक फिक्स बात है कि इतना ही ग्रो करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ऐसा कुछ? एक साइज फिक्स है कि इतना ही बड़ा फ्लावर बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना है, ऐसा कुछ? देखो, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट लीव्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर हैविंग रीच्ड मैच्योरिटी। जैसे कि एनिमल्स की बात करें, जैसे कि प्लांट की लीव्स की बात करें, ये एक पर्टिकुलर साइज के बाद जो है वो स्टॉप कर देती है ना ग्रो करना। ऐसा तो नहीं है ना कि लीफ जो है वो जब तक पूरी सूख के गिर नहीं जाती तब तक उसका साइज और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, नहीं ना। हर प्लांट की लीफ का एक फिक्स साइज होता है कि ऑलमोस्ट अराउंड इतनी बड़ी लीफ इसमें पाई जाएगी। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्केल से नाप के इतने इंच इतने सेंटीमीटर ही होगी, पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कि हाँ इतनी बड़ी लीव इस प्लांट में पाई जाती है। जैसे इमली की कितनी छोटी 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 सी लीव्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पीपल की कितनी कैसी लीव्स होती हैं, हर एक अलग अलग प्लांट की अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं, अलग अलग वेराइटी की होती हैं। तो वो उतना जो उनका एक फिक्स जो वेराइटी है, जो शेप है, जो साइज है, वहां तक ग्रो करके फिर रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट 60 साल का हो गया तो उसका हर एक पत्ता इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता यार। एक टाइम के बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ग्रोथ जो है वो अपने आप रुकती है। इसी को डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, इसी को डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। दैट इट रेफर्स टू लिमिटेड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट लीव्स। जैसे कि हम, अगर हमारी उम्र, मैं कहूँ कि अभी मैं
अभी मैं कितने साल की हूँ, 10 साल की हूँ और मेरी हाइट है इतनी, मैं कहूँ कि मैं हो जाऊंगी 20 साल की, तो मैं 10 वाला फिगर क्यों ले रही हूँ कि हर बार हम 10-10 साल पे इंक्रीज करेंगे। मैं कहूँ कि मैं 10 साल की हूँ, मेरी हाइट है कितनी, 1 फीट। फिर मैं कहूँ कि मैं 20 साल की हो गई, मेरी हाइट हो गई 2 फीट। फिर मैं कहूँ कि मैं 30 साल की हो गई, मेरी हाइट हो गई 3 फीट। ठीक है, तो हर साल क्या 1-1 फीट हाइट बढ़ती रहेगी जितने भी साल में जीऊँ? ऐसा नहीं होता ना। एक टाइम की एक पीरियड होता है कि भाई यहीं तक जो है आपका क्या है, कहते हैं ना कि ग्रोइंग फेज चल रही है लाइफ की, अभी तो ग्रोथ फेज चल रही है, अभी तो ग्रोथ होनी है। तो ग्रोइंग फेज के बाद फिर चाहे आप 70 साल जियो, 90 साल जियो, 200 साल जियो, जीते ही रहो, मरो ही नहीं, तो क्या हाइट ही बढ़ती रहेगी? क्या नहीं बढ़ेगी भाई, एक टाइम के बाद रुक जाएगी। डिटर्मिनेट ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, समझ आई बात? समझ आई बात? लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, तो इट रेफर्स टू लिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ इसी को कहते हैं। क्लियर है? चलो, और क्या पूछा था इन्होंने हमसे? और पूछा था हमसे मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछ ली मैडम, क्या करें? बता देते हैं यार, पढ़ा किस लिए था अपन ने? इसीलिए पढ़ा था ना कि कोई पूछे तो बता सके, बता देते। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होता है? इन plants growth is restricted to specialized regions। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो स्पेशलाइज्ड रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। इन प्लांट्स growth is restricted to specialized regions where active cell divisions takes place। जहां पर एक्टिव सेल डिविजन्स जो है होते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो स्पेशलाइज्ड रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है जहां पर एक्टिव सेल डिविजन्स चलते हैं। ठीक है, एक्टिवली सेल डिवाइड करती है। सच अ रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेम। ऐसे रीजन जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन चलता है, ऐसे ही रीजन को आप मेरिस्टेम कहते हो। ऐसे रीजन्स जहां पर एक्टिवली सेल डिवाइड करती हैं, ऐसे ही रीजन्स को आप मेरिस्टेम कहते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं, एपिकल, ठीक है, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स। 3 तरह के मेरिस्टेम्स होते हैं। मेरिस्टेम क्या है? वो रीजन जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्या पूछा है? ग्रोथ रेट। देखो, रेट हम सबको पता है। रेट का मतलब होता है किसी चीज के इंक्रीज या डिक्रीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना, है ना। किसी चीज के इंक्रीज या डिक्रीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना इज रेट, है ना। मैं अगर कहूं कि मैं पढ़ा रही हूं, है ना, मैं अगर कहूं कि मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ाए, और अगर मैं कहूं कि मैंने आपको इतने टॉपिक्स पढ़ाए, और अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक टॉपिक को इतने मिनट में पढ़ा दिया, या मैं अगर कहूं कि मैंने 10 टॉपिक पढ़ाए हैं आपको 10 घंटे में, तो मेरा एक टॉपिक के लिए आप रेट क्या बताओगे कि मैडम क्या पढ़ाती हैं? मैडम किस रेट से पढ़ाती हैं? मैडम पढ़ाती हैं 1 टॉपिक पर आवर, है ना, 1 टॉपिक पर आवर। मैडम ने 10 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ाए हैं, तो मैडम 1 घंटे में 1 टॉपिक पढ़ाती हैं। मैडम का टीचिंग का रेट क्या है? रेट है मैडम का 1 टॉपिक पर आवर, राइट। तो ऐसे करके आप किसी भी चीज को जब उसके इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता देते हो, तो ये रेट कहलाता है। यहाँ क्या बताया आपने? इट कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप किसी चीज की ग्रोथ को बताते हो, इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट, ठीक है, जब आप इस चीज को कैसे बताते हो? इट कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट्स पर यूनिट टाइम, इसी से आप इसे डिफाइन करते हो। इंक्रीज्ड ग्रोथ इन प्लांट्स पर यूनिट टाइम, इससे आप इसे डिफाइन करते हो। क्लियर है क्या? मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट क्लियर है क्या? हाँ या ना? मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट, हाँ या ना? क्लियर है? मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। बढ़े आगे। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, why is not any one parameter good enough to demonstrate growth? क्यों हम किसी भी एक पैरामीटर से पूरी ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट? ठीक है, एक फ्लावरिंग प्लांट की पूरी लाइफ में आप किसी एक पैरामीटर से उसकी ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकते। इस बात का क्या मतलब है और क्यों ऐसा होता है?
ऐसा क्यों आप नहीं कर सकते? चलो समझेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो क्या कह रहे हैं वो आपसे, होता क्या है, इन प्लांट्स ग्रोथ इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीजेस। प्लांट के केस में आप ग्रोथ कब हुई है ये कब कहते हो, जब किसी भी सेल का क्या हो, जब किसी भी सेल का क्या करे, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो। ठीक है, जब किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तब आप प्लांट्स के केस में ये कहते हो कि ग्रोथ हुई है। ठीक है, प्लांट्स के केस में आप ग्रोथ कब कहते हो, जब किसी सेल का क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। यहां ये क्या कह रहे हैं, मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि जब आप प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को मेजर करते हो तो इट इन्वॉल्व्स मैनी पैरामीटर्स, कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वेट ऑफ द फ्रेश टिश्यू सैंपल, जैसे कि वेट ऑफ द ड्राई टिश्यू सैंपल, जैसे कि डिफरेंसेस इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर मेजर्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। पूरे ग्रोथ पीरियड में जो सेल नंबर मेजर होगा, ये सब कुछ सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आप बताते हो ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर आप बताते हो ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म को। आगे देखें, मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यूजिंग ओनली वन पैरामीटर। अगर आप सिर्फ एक पैरामीटर को यूज करके प्लांट की ग्रोथ बताओगे तो आप अकेली हाइट देख के बोल दोगे, अकेला साइज देख के बोल दोगे, अकेला आप उसका ड्राई टिश्यू सैंपल देख के बता दोगे क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। इट डज नॉट प्रोवाइड द इनफ इंफॉर्मेशन, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इनसफिशिएंट है ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये एक पैरामीटर के बेसिस पर बताना इज इनसफिशिएंट फॉर ग्रोथ, फॉर डिटरमाइनिंग ग्रोथ। ठीक है ना, क्लियर है? एक पैरामीटर पे कभी डिफाइन नहीं कर सकते आप, आपको ये सारे पैरामीटर्स जो इंक्लूडेड हैं यूज करने पड़े। सारे पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करो यार, पूरा सिलेबस हो चुका है, लास्ट सेशन है आज नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है, लास्ट सेशन है आज पूरे सिलेबस का। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और बताओ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बना या नहीं। चलो भाई, आई होप कर दिया होगा आप सभी ने लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। तो अपन आते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्क्राइब ब्रीफली अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ को आपको ब्रीफली बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करना है। चलो देखते हैं आंसर। सी, इन अरिथमेटिक ग्रोथ अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर, ओके, इन अरिथमेटिक ग्रोथ वन ऑफ द डॉटर सेल्स कंटिन्यूज टू डिवाइड। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। क्या होता है, एक डॉटर सेल, ठीक है, वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, करती रहेगी, जबकि दूसरी डिफरेंशिएट होके क्या कर लेगी कि भाई मुझे नहीं करना डिवाइड, मैं तो मैच्योर होके अपना फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन मुझे दे दोगे वो मैं काम करूंगी, डिवाइड मुझे नहीं करना। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है बेटा, इसने 2 डॉटर सेल बनाई, ये रही चिंटू, ये रही मिंटू। ठीक है, तो चिंटू तो आगे डिवाइड करती रही। ठीक है, कौन? ये चिंटू। ठीक है, चिंटू। और मिंटू ने क्या बोला, मिंटू ने बोला मुझे नहीं करना डिवाइड, ये इस झुंड से अलग हो गई, ये इस डिवाइड करने वाले ग्रुप से ही अलग हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गई। इसने बोला मुझे तो सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, मुझे नहीं करना डिवाइड। ठीक, तो इस तरीके से जब कोई डॉटर सेल क्या करे, डिफरेंशिएट हो जाए, अलग हो जाए और मैच्योर होके सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करे, डिवाइड करने के झंझट में ना पड़े, तो ऐसी वाली ग्रोथ को अरिथमेटिक ग्रोथ आप कहते हो। क्योंकि हमेशा आप देख रहे हो ना कि ये डॉटर सेल बनी, इन डॉटर सेल में से फिर से एक चिंटू होगी, एक मिंटू होगी, एक डिवाइड करेगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, फिर से एक चिंटू एक मिंटू होगी, एक डिवाइड करेगी, दूसरी वाली अलग हो जाएगी। तो हमेशा आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो बात? अरिथमेटिक ग्रोथ। ओके, तो द एलोंगेशन ऑफ रूट्स एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पर जो रूट एलोंगेशन आप देखते हो वो इसीलिए देखते हो क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट इसीलिए है कि एक एक सेल क्या होती जा रही है, मिंटू हर बार अलग होता जा रहा है, चिंटू हमेशा डिवाइड कर रहा है। राइट, तो इसलिए आप कहते हो कि एक कांस्टेंट रेट पर
जो ये रूट इलोंगेशन हो रहा है, ये एग्जाम्पल है किसका, एरिथमेटिक ग्रोथ का, जिसमें एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, मैच्योर होगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, डिवाइड नहीं करेगी, दूसरी वाली डिवाइड करती रहेगी एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई क्या बात? जल्दी बताओ। अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ा हुआ है हमने, ये ऐसे ही पढ़ा है, यही पढ़ा है, और वही बस अपन यहाँ पर चिंटू मुंटू के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। समझ आ गई बात? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जस्ट अपन ने पढ़ा हुआ है चैप्टर, सिंपल डिम्पल सा, बिल्कुल उसके सारे आंसर्स आपको देते जाना है। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ हो गई। चलो नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, जियोमेट्रिक ग्रोथ। जल्दी देख लो एक बार, अरिथमेटिक में कोई डाउट है अगर किसी को, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताएंगे। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है अरिथमेटिक ग्रोथ? ज्योमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है और इसमें किस तरीके से डॉटर सेल्स जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगी क्या डिवाइड करना या नहीं करेंगी, चलो देखते हैं। सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सी, geometric growth is characterized by a slow growth in initial stages। मतलब initial stages में आपको growth जो है वो slow दिखेगी, आपको लगेगा कि क्या हुआ है, एक घंटे से अभी दो से 4-5 सेल ही बनी है। ठीक है, initial stages में ये कैसे दिखेगी, बहुत slow, लेकिन एकदम से वो rapid हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से ग्रो करती है। देखना, यहाँ पर हम इसे नहीं बना पाएंगे, यहाँ बनाते हैं। ये इस तरीके से ग्रो करती है, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। ठीक है, अब 8 से मुझे बनाने हैं 16, 16 से मुझे बनाने हैं 32, तो आप तो देख रहे हो कि मेरे पास तो जगह ही नहीं बची। ठीक है, मैं इनका साइज रिड्यूस करती जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ, तब भी नहीं बन पा रहे हैं ठीक से, राइट? तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आप इन 3 स्टेजेस, ठीक है, अब ये 16 to 32 भी मुझे बनाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, मैं 2 स्टेज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 3 का नहीं 2 का ले लेती हूँ। ठीक है, 2 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1 घंटे में, ठीक है, मान लो 1 आवर में ये 1 से 2 हुए। ठीक, मैं बोलूँ कि ठीक है भाई नेक्स्ट आवर में भी कितना ही हो जाएगा, ठीक है, 1-2 ही बढ़ेंगे, नहीं, नेक्स्ट मैंने मतलब 1 आवर बाद या फिर बिगनिंग से 2 आवर पे मैंने देखा तो भाई ये तो 4 हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट देखो फिर से 1 आवर में देखा तो भाई ये तो 8 हो गए, फिर देखा तो इतने हो गए। तो ये धीरे धीरे करके 1 आवर में कहाँ तो 2 ही बन रहे थे और अब ये बनते कितने होते जा रहे हैं भाई, इतने के मैं बोर्ड पे बना भी नहीं पा रही हूँ। इतना रैपिड इंक्रीज क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि सारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, कोई भी डिफरेंशिएट होकर अलग बैठ नहीं रहा, सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं। देखो हर बार जितने भी नए डॉटर सेल बनते जाएंगे सब इक्वल रेट से डिवाइड करेंगे, राइट? तो इस तरीके से ये ग्रोथ क्या होती है, देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, इनिशियल स्टेजेस में ये स्लो और लेटर स्टेजेस में ये बहुत ही रैपिड इसीलिए कही जाती है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में स्लो दिखेगी आपको, लेकिन अब क्योंकि सारी डॉटर सेल्स जितनी भी बनती जा रही है डॉटर सेल्स वो सब इक्वल रेट पे डिवाइड कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करते बढ़ती जाती है, रैपिड इंक्रीज दिखाती है। ओके, यहां पर माइटोसिस से जो डॉटर सेल्स बनेंगी इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी ये बनाए रखती हैं, खोती नहीं है, पॉज नहीं करती हैं, जैसा कि वो डिफरेंशिएट हो गया था मिंटू, है ना, अरिथमेटिक में वैसा नहीं होगा, लेकिन स्लो डाउन बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। लेकिन आप ये समझो कि इतनी जो सेल्स डिवाइड करेंगी अगर, ठीक है, 32, 64 अगर ये डिवाइड करती रहेंगी तो इतनी सारी सेल्स को डिवाइड करने के लिए अगर उतना मीडियम होगा, जब तक मीडियम सफिशिएंट है तब तक तो रैपिड इंक्रीज होगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये रैपिड इंक्रीज क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा है ना हमने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा है ना हमने, ये रैपिड इंक्रीज वाला केस कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है, और वो जो हमने अरिथमेटिक मीन वाला देखा है वो कैसा है, कांस्टेंट वाला है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हमने पढ़ा है कि ये आइडियली रियलिस्टिक ग्राफ नहीं है, कभी ना कभी तो रिसोर्सेज लिमिट होंगे, कभी ना कभी तो ये ग्राफ वापस से ऐसा आएगा और ये भी जे शेप नहीं एस शेप बनेगा, है ना, कभी ना कभी हम इस बात को मानते हैं कि हम समझ सकते हैं कि जे शेप्ड ग्राफ जो है वो कुछ
एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक ही पॉसिबल है, जब तक रिसोर्सेज जो है मिल रहे हैं। रिसोर्सेज जहां लिमिट हुए वो ग्राफ नीचे आएगा, रुक तो जाएगा कम से कम नीचे ना भी आए तो, है ना, ये चीज हमें पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात कहाँ तक लिमिटेड है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई तक, ठीक, कि एक न्यूट्रिएंट सप्लाई जैसे ही क्या होगा, लिमिट हो जाएगा, तो ये रैपिड ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ के केस में, ठीक है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों चीजें आई होप आपको यहाँ क्लियर हुई होंगी। जल्दी से बताओ अगर क्लियर हो गई है, फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर क्लियर हो गई हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, दोनों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो एक कॉन्सेप्ट और देखना है अब हमें, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ये जो आपने अभी ज्योमेट्रिक में रैपिड ग्रोथ देखा है वही जे शेप्ड कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है, और दूसरा वाला कर्व आपने इसी में पढ़ा था बेटा, कौन सा वाला, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व, ये वाला जो कि यहाँ पर ये के, ठीक है, के वैल्यू नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी पे आके क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था। इस तरीके से हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, बताते बताते मैंने पूरा ही बना दिया, ठीक है, ये जे शेप्ड और ये सिग्मॉइड कर्व इसी तरीके से पढ़ा है हमने, बोलो जल्दी। तो अब आपने क्या बताना है, अब आपको बताना है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। पहले वाले दोनों क्लियर हैं क्या, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो भाई। लास्ट ईयर सेशन तुम्हारा बचा है पूरा का पूरा 11th सिलेबस कर चुके हो, सारा चैप्टर्स कर चुके हो, लास्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, फटाफट से बिल्कुल एनर्जी होनी चाहिए आज सबके अंदर। जल्दी से बताओ क्या लगता है, यहां तक का सारा क्लियर है। सिग्मॉइड के बारे में बताएं, आंसर कैसे फ्रेम करना है, पढ़ तो वो भी चुके हैं, आंसर देखते हैं कैसे फ्रेम करना है। ये वाला जो मैंने बनाया है ना, जो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के पर आके क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी ही इतनी है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आप मान सकते हो ये भी जे के जैसा ही है, राइट, लेकिन उसके बाद तो ये रुकेगा ना, क्योंकि नेचर वो जो पर्टिकुलर हैबिटेट है, इससे ज्यादा पीपल्स, इससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बियर ही नहीं कर सकता, कैरी ही नहीं कर सकता, तो वहां पर आके ये नंबर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे आंसर फ्रेम करेंगे। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये देखो ये वाला ग्राफ, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी सिग्मॉइड कर्व में ही यूज होती है। देखो The growth of living organisms in their natural environment is characterized by an S-shaped curve. ठीक है, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखें, ठीक है, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखें तो उसे आप हमेशा एस शेप्ड कर्व से ही बताते हो, कभी भी जे शेप्ड आप नहीं बोलते कि रैपिड इंक्रीज करेगा, नहीं भाई, ठीक है, एस शेप्ड कर्व आप कहते हो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, राइट। दिस कर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इस कर्व को आपने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक फेज हो गई आपकी लैग फेज, लॉग फेज मतलब एक्सपोनेंशियल फेज, रैपिड ग्रोथ वाली, और उसके बाद आ जाएगी स्टेशनरी फेज। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि इसमें भी ये जो ग्राफ है तो ये यहां तक का हिस्सा तो आप इसका क्या कहते हो, ये एक्सपोनेंशियल जैसा ही कहते हो, आपके यहाँ तक तो ये भी एक्सपोनेंशियल की तरह जा रहा है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज लिमिट हुए, जैसे ही नेचर की कैरिंग कैपेसिटी जो है उस तक रीच कर दिया एक बार ग्रोथ करते करते, उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज, ठीक है, वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी। ये देखो यहाँ पर सी, तो इसकी फेजेस कौन सी बताई आपने, ये लैग फेज, ठीक है, जहां पर अभी ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, कुछ नहीं, लैग फेज, देन एकदम से रैपिड इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल फेज, देन नेचर की कैरिंग कैपेसिटी पे आके अटक गए तो क्या हो गया, स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज। समझ आई बात, समझ आई बात। तो आप इस ग्राफ को, इस कर्व को आप इन 3 फेजेस में डिवाइड करते हो, ठीक है, इन 3 फेजेस में आप डिवाइड करते हो। सी, तो दिस कर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस व्हिच आर लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप यहां पर कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, सी, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आप एक्सप्रेस करोगे उसे, सी, W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT,
यहाँ पर ये सारी वैल्यूज क्या बताती हैं, ये सारे सिंबल्स क्या बताते हैं, फाइनल साइज, इनिशियल साइज, ग्रोथ रेट, टाइम ऑफ ग्रोथ एंड बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। सी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स, अरिथमेटिक हुआ, राइट, ज्योमेट्रिक हुआ, सिग्मॉइड हुआ, आप किसकी बात हो रही है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स। ये क्या होते हैं, देखो एब्सोल्यूट या रिलेटिव ग्रोथ रेट्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट refers to the measurement and comparison of total growth per unit time. Absolute growth rate refers to the measurement and comparison of total growth per unit time. ठीक है, जो भी टोटल ग्रोथ हुई है उसका, ठीक है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, जितने भी टोटल टाइम इंटरवल में वो हुई है। रिलेटिव ग्रोथ रेट, किसी भी चीज़ का रेट बेटा यही होता है ना, किसी चीज़ की अगर मैं नॉर्मली कहूँ कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास, मैं अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि मेरे पास ना 20 रुपये आए, फिर मैं कह रही हूँ मेरे पास 40 रुपये आए, फिर मैं कह रही हूँ मेरे पास 10 रुपये आए, ठीक है, या मैं कह रही हूँ मेरे पास 60 रुपये आ गए। ठीक, अब ये वैल्यूज मैंने कब निकाली है, ये मैंने नोटिस किया था कि एक दिन में, फिर अगले दिन देखा मैंने कि ये हो रहा है, तो हर दिन की ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, एक एक दिन की, एवरी 24 आवर की। तो इसी चीज़ को अगर मैं क्या कहूँ कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने लगूँ, है ना, मैं इस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने लगूँ कि टोटल मेरे पास इतना अमाउंट आ रहा है, 20 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 60, कितने दिन में आया है बेटा, 4 दिन में आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करके मैं क्या बता दूंगी कि पर डे मेरे पास इस रेट से पैसा आ रहा है। समझे बात, किसी भी चीज़ को, कोई इनकम हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ घट रही है, कुछ ग्रो कर रहा है या कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप जब भी उसको टाइम के साथ बताने लगते हो तो वही उसका रेट कहलाता है ना। ठीक है, तो वही रेट हम देख रहे हैं कि कौन सा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको इस चीज को बताना होता है रेट के केस में। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू को निकालोगे तो आपको जो भी अमाउंट मिला, एक्स अमाउंट, ठीक है, वो क्या मिलेगा, पर डे का मिलेगा, कि पर डे मुझे ये अमाउंट मिल रहा है, सिंपल। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना इज कॉल्ड एज रेट, किसी भी वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना इज कॉल्ड एज रेट। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होता है इसमें क्या होता है, मेजरमेंट और कंपैरिजन करते हो आप टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और रिलेटिव ग्रोथ क्या बताती है, रिलेटिव ग्रोथ में आप क्या करते हो, ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस। ठीक है, एक कॉमन बेसिस पर आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई इतनी ग्रोथ इसमें हुई। ठीक है, पहले इतनी हुई थी, अब इतनी हुई, अब इतनी हुई, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट काइंड ऑफ आपने ग्रोथ बताई, अरिथमेटिक बताई, ज्योमेट्रिक बताई, ठीक है, सिग्मॉइड बताई, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बताई। अब क्या बताना है, अब बताना है आपको, देखो पहले ग्रोथ बताई, ग्रोथ रेट भी बताया, अब क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 नया टाइप का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा अगर आपने, ठीक है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो पहली फुर्सत में सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, पहली फुर्सत में लाइक एंड शेयर जरूर कर दें भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के आपको 5 मेन ग्रुप्स बताने हैं। एंड राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ एनी वन ऑफ देम। ठीक है, इनमें से किसी भी एक की आपको ये एप्लीकेशंस बतानी है। ठीक, 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और उनमें से किसी भी एक के ये सारे एप्लीकेशंस, कि उसकी डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशंस कैसी हैं, सारे एस्पेक्ट आपको बताने किसी भी एक के। सबसे पहले तो 5 ग्रुप बताते हैं हम नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। चलो आ जाओ, देखेंगे आंसर सी। Plant growth regulators are the chemical molecules
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या है? सबसे पहली बात तो हम ये समझा रहे हैं कि भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज कर रहा है प्लांट खुद, देखो सिक्रीट कर रहा है प्लांट खुद, मतलब नेचुरल है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? तो आप क्या बताते हो? आप ये बताते हो कि भाई रेगुलेटर्स दीज, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दीज आर केमिकल मॉलिक्यूल्स जो सिक्रीट करता है कौन? प्लांट, जो कि उसके फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और सबको अफेक्ट करेगा। फिर प्लांट सिक्रीट कर रहा है ना, मतलब ये कैसा है बेटा? नेचुरल है। ये कैसा है बेटा? नेचुरल, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई दीज आर 5 मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी हॉर्मोन्स की, तो वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर और हॉर्मोन्स, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कुछ नेचुरल, आर्टिफिशियल, ऐसा कुछ भी है क्या? ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क। क्या आप पता करेंगे जल्दी से फटाफट से कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स के बीच क्या डिफरेंसेस है? क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं? अगर है तो वो क्या डिफरेंसेस है? ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि क्या एक 1 वर्ड वाला डिफरेंस आप निकाल लेना। क्या इन दोनों के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस है क्या कि कोई एक चीज आर्टिफिशियल है और कोई एक चीज जो है वो नेचुरल है? ऐसा कुछ अगर है, ठीक, तो ये आपका होमवर्क है भाई, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स? अगर कोई भी डिफरेंस है तो आप लोग का होमवर्क है बेटा, आप लोग को स्पॉट करना है क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच, होते भी है या नहीं, है ना। ये पता करना है आपको। 1 वर्ड मैंने हिंट क्या दिया है कि नेचुरल कौन सा, आर्टिफिशियल कौन सा, ऐसा कुछ डिफरेंस इनके बीच में हो सकता है क्या? चलो आते हैं अपने आंसर के ऊपर, आते हैं अपने आंसर के ऊपर। आंसर क्या आप कह रहे हैं भाई हम यहाँ पर कि देयर आर 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इसे और क्या कहते हैं हम? एबी कहते हैं, है ना, एब्सिसिक एसिड। ओके, तो ये हो गए आपके 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर? क्लियर है यहां तक बात? अभी और भी कुछ बाकी है इसमें। यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ, यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ जल्दी से। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। प्रैक्टिसेस, राइट, प्रैक्टिसेस। क्या बताना था हमें कि इनमें से किसी भी एक के आपको ये सारे प्रैक्टिसेस बताने थे, लाइक डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एप्लीकेशंस। तो चलो अपन ने ले लिया किसे? ऑक्सिन को। ऑक्सिन्स के बारे में बता रहे हैं हम कि डिस्कवरी कैसे हुई इनकी, डिस्कवरी कैसे हुई। The first observations regarding the effects of auxins were made by, हमने ये तो पढ़ा था यार कि इन सब की, पांचों की नहीं, एक की, दो की, तीन की नहीं, पांचों की डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल है। बाय चांस ये किसी भी दूसरे काम को करते हुए, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट को करते हुए डिस्कवर हो गए हैं। कोई भी इन्हें डिस्कवर करने के लिए बैठा नहीं था, कोई स्पेशल एक्सपेरिमेंट इनके लिए नहीं किया जा रहा था। किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट को करते करते ये बस पांचों एकदम से, मतलब एक साथ नहीं, पर पांचों के केस में यही हुआ है कि पांचों एक्सीडेंटल या चांस डिस्कवरी इनकी हुई है। ठीक है, इनकी टारगेट कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा था कि हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में ही डिस्कवर करना है, राइट। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स वर मेड बाय चार्ल्स डार्विन। किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, wherein they saw the coleoptiles of canary grass bending toward a unilateral source of light. इन्होंने देखा कि ये एक, ठीक है, यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड कर रही है। क्या देखा कि भाई ये एक यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड कर रही है ग्रास। तो इससे क्या, सोचो जरा कि दोनों डार्विन ने, ठीक है, दोनों डार्विन ने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या सोचा होगा कि इससे क्या। देखो, इन्होंने कंक्लूड किया काफी सारे, ठीक है, काफी सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद
कि some substance produced at the tip of coleoptiles was responsible for the bending। ठीक है, उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल के टिप पर जो सब्सटेंस कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोलियोप्टाइल के टिप पर कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है कि भाई जहां से लाइट आ रही है ये उसी की तरफ क्या होता जा रहा है, बेंड होता जा रहा है। ठीक है, इस बेंडिंग के लिए कोलियोप्टाइल के टिप पर प्रेजेंट कोई सब्सटेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनली दिस सब्सटेंस वाज एक्सट्रैक्टेड, फिर इस सब्सटेंस को क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया एज ऑक्सिन्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स इन ओट सीडलिंग्स। ठीक है, तो इन सीडलिंग्स के कोलियोप्टाइल टिप से ऑक्सिन्स को फिर एक्सट्रैक्ट किया गया, जो दिखा रहा है कि भाई ये क्यों इस तरीके से एक लाइट सोर्स की तरफ बेंडिंग दिखा रहे थे। ओके, चलो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं क्या होते हैं इसके। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था बेटा कि आपको, ठीक है, 5 ग्रुप बताने थे नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के, वो तो ये रहे। ठीक है, 5 ग्रुप्स। आपको ये सारे डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन बतानी थी, उनमें से किसी एक की, किसी भी एक की। मैं आपको 5 की पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको 5 की पढ़ा दे रही हूँ, आप जिसका भी आपको लगे कन्वीनियंट आप उसका एग्जाम में लिख कर आ सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो हम 5 को ही पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिन्स के बारे में हमने डिस्कवरी देख ली है, अब हम इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखने वाले हैं। सी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, दे कंट्रोल प्लांट सेल ग्रोथ, ये प्लांट सेल की ग्रोथ करवाती है। ठीक है, दे कॉज द फिनोमिना ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, इनकी वजह से एपिकल डोमिनेंस प्रोड्यूस होती है। एपिकल डोमिनेंस मतलब पता है ना कि एपिकल बड, ठीक है, एपिकल बड को ही क्या करेगा, ये फर्दर ग्रोथ करवाने देगा, लेटरल बर्ड्स में ये ग्रोथ नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि एपिकल डोमिनेंस है। ठीक, इसकी वजह से लैटरल ब्रांचेस जो है इस प्लांट में नहीं दिखेंगी। ठीक, एपिकल डोमिनेंस इसी को कहते हैं, राइट। दे कंट्रोल डिवीजन इन द वर्स्कुलर कैम्बियम, वर्स्कुलर कैम्बियम के डिवीजन को ये कंट्रोल करेंगे, एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। They induce parthenocarpy and prevent abscission of leaves and fruits. Parthenocarpy को भी ये induce करते हैं and abscission of leaves and fruits को prevent करते हैं। ठीक है, लीव्स एंड फ्रूट्स को प्रीमेच्योर उनका फॉल नहीं होने देते, उन्हें गिरने नहीं देते, पत्तियों को टाइम से पहले झड़ने नहीं देते। ठीक है, और फ्रूट को टाइम से पहले गिरने नहीं देते। ठीक, प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करना, ये सारे इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। किसके बेटा? ऑक्सिन के। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सिन के बारे में कि हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस इसकी क्या है। They are used as rooting hormone in stem cuttings। कहीं पे भी आपने स्टेम कटिंग की है, ठीक है, आपने किसी भी प्लांट को लगाने के लिए आपको पता है कि इसकी स्टेम कट करके लगाएंगे, लग जाएगा, पर आपको उसमें क्या करना है, उसकी रूटिंग, उसमें रूट्स जल्दी जल्दी अराइज हो जाए, राइट। तो आपको उसकी रूटिंग मैकेनिज्म, उसकी रूट्स की ग्रोथ को इनहेंस करना है, राइट, इंड्यूस करना। कैसे करोगे आप? ऑक्सिन्स के थ्रू। ठीक है ना, रूटिंग हॉर्मोन्स इन स्टेम कटिंग्स एंड 2,4-D is used as वीडिसाइड। ये भी क्या है? ऑक्सिन है। इसको यूज किया जाता है वीडिसाइड की तरह, जो कि ब्रॉड लीफ डाइकोटिलिडनस वीड्स को किल कर देता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं बेटा बहुत सारे। ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे। दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं ये ही। दे प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची, पाइनएप्पल और लीची में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं ये ही। ठीक है, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं पाइनएप्पल एंड लीची में। इन सारे आंसर्स को बताने का रीजन यही है, मैं आपको सिर्फ किसी एक का नहीं पढ़ा रही, सारे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये जरूर पढ़ते रहना है। ठीक है, सेकंड देखो, जिब्रेलिक एसिड, इसकी डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, देन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बैकने और द फूलिश राइस सीडलिंग डिजीज पढ़ी है ना, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ी है। क्या है ये? दिस वॉज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, फर्स्ट बाय जापानीज फार्मर्स। जापानीज फार्मर्स ने सबसे पहले इस डिजीज को ऑब्जर्व किया था कि यार ये कुछ मतलब राइस का पूरा जो फील्ड है उसमें एकदम से कुछ ऐसी बहुत ही प्रॉपरली ग्रोन भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ही लेंथ उसकी बड़ी दिख रही है, अलग ही दिख रही है वो पूरी फील्ड में, कि कुछ एक्स्ट्रा ही लेंथ वाला कुछ उगा हुआ है, राइट। फूलिश सीडलिंग।
इन दिस डिजीज राइस सीडलिंग्स अपीयर टू ग्रो टॉलर देन नेचुरल प्लांट। इस डिजीज में क्या होता है, वो राइस सीडलिंग नेचुरल प्लांट से बहुत ज्यादा लंबा ग्रो करता है एंड बिकम स्लैंडर एंड पेल ग्रीन, और उसका कलर भी बहुत ही अलग सा हो जाता है, पेल ग्रीन सा दिखता है वो, ठीक है। लेटर आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इट वॉज फाउंड दैट दिस कंडीशन वॉज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। ये पता चला कि ये कंडीशन एक इन्फेक्शन से हुई है, ठीक है, एक सर्टेन फंगस के इन्फेक्शन से हुई है विच इज जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, राइट। द एक्टिव सब्सटेंस वॉज, और जो एक्टिव सब्सटेंस है जो ये कॉज करवा रहा है एक्शन, जो इसको इस तरीके से फूलिश सीडलिंग की तरह दिखा रहा है, वो सब्सटेंस कौन सा है? दिस वॉज आइसोलेटेड आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड, और इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया एज जिब्रेलिक एसिड, जो करवाता है इलोंगेशन, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज लेकर आता है, हाइट आप कह सकते हो, इलोंगेशन आप कह सकते हो, सारे टर्म यूज कर सकते हो, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। इसे यहां से आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। समझ आई बात? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम आ गया बेटा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स आप इन्हें कहते हो। समझ आई बात? समझ आई बात? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से हुई है इसकी चांस डिस्कवरी। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये क्या करता है? इलोंगेशन करवाता है इंटरनोड्स का, इट कॉजेज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, ठीक है, इलोंगेट कर देगा। प्रमोट्स बॉल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, ठीक है, रोजेट प्लांट्स में बॉल्टिंग को प्रमोट करता है। हेल्प्स इन इंड्यूसिंग सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकिंग सीड डोमेंसी, सीड डोमेंसी को तोड़कर उसकी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को खत्म करके सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करवाता है एंड इनिशिएटिंग द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग रिजर्व फूड, जो भी रिजर्व फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये हैं फंक्शंस जिब्रेलिक एसिड के। समझ आ रही है बात? जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस हैं ये, ओके। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जरा नोट डाउन करते चलो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आपको। ऑक्सिन्स की कहानी हो चुकी है, जिब्रेलिन्स की कहानी में हमने इतना देख लिया। नेक्स्ट देखना है क्या? इनका हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशंस है? It helps in increasing the sugar content in sugarcane by increasing the length of internodes। देखो शुगर केन में अगर उसकी इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ेगी, शुगर केन की ओवरऑल लेंथ बढ़ेगी, ओवरऑल लेंथ अगर उसकी बढ़ेगी तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ेगा। उसमें और होता ही क्या है, उसके शुगर केन के अगर इंटरनोड्स एलोंगेट होंगे तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ेगा ना, यील्ड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, ठीक है, ग्रेप के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी लेंथ को भी ये इंक्रीज कर देता है। इंप्रूव्स द शेप ऑफ एप्पल, एप्पल्स के शेप को इंप्रूव करता है। सेनेसेंस को डिले कर देता है। हैसन्स मैच्योरिटी एंड इंड्यूसेस सीड प्रोडक्शन इन जुवेनाइल कॉनिफर्स, ठीक है, ये मैच्योरिटी को क्विक कर देता है, फास्टर कर देता है, जल्दी मैच्योर हो जाती हैं चीजें, और जुवेनाइल कॉनिफर्स में सीड प्रोडक्शन को भी क्विक कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी उसमें सीड्स आने लग जाते हैं, ठीक। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं इस तरीके से, इसलिए आप कह सकते हो कि ये सारे बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस है, यूजेस हैं, एप्लीकेशंस है, कुछ भी कह सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम साइटोकाइनेंस के बारे में। ऑक्सिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, ठीक है, साइटोकाइनेंस के बारे में समझते हैं। ये क्या है? डिस्कवरी कैसे हुई? थ्रू देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। देखो ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियरली बैठा लो, पांचों की डिस्कवरी, एक नहीं दो नहीं, स्ट्रेंज है, ठीक है, लेकिन यही फैक्ट है, सबकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ठीक है, टारगेट करके किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा था। ये अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, किसने? थ्रू देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एस कुक एंड हिज कोवर्कर्स फाउंड दैट tobacco cellus differentiated when extracts of vascular tissues, ठीक है, yeast extract, coconut milk और DNA were added to the culture medium. This led to the discovery of cytokinins. यहां से इन्होंने देखा कि यार कोई चीज है जो इनको, ठीक है, इनको भी, ठीक है, कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रही है, ठीक है, ऐसी चीजों को।
अब ये साइटोकाइनेंस का फंक्शन यहाँ से इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया कि ये कोई चीज़ है जो यहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करके दे रही है, ये वाले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। कौन से? दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस बाय इनहिबिटिंग एपिकल डोमिनेंस। इन्होंने क्या किया, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट किया, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस खत्म होगी तो ऑब्वियसली लेटरल ब्रांचेस जो है वो ग्रो कर पाएंगी, है ना, अगर आप उसके एपेक्स को ही हटा दो। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स। इनकी वजह से, साइटोकाइनेंस की वजह से न्यू लीव्स का प्रोडक्शन हुआ, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन, एडवेंटिटस शूट्स, राइट। दे ऑल्सो हेल्प इन डिलेइंग सीनेसेंस बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के थ्रू इन्होंने सीनेसेंस को भी डिले कराया। हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस क्या थी? दे आर यूज फॉर प्रिवेंटिंग एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस से बचने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। यूज फॉर डिलेइंग सीनेसेंस इन लीव्स। लीव्स सीनेसेंस को डिले करने के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। ओके, ये दो यूजेस इसके हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस तीन हुए। फोर्थ पे आते हैं एथिलीन पे। तीनों एस्पेक्ट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वही पढ़ना है। डिस्कवरी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन, है ना, ये चीज हमें दी हुई है, वही पढ़नी है सबके बारे में। तो एथिलीन देखते हैं, एथिलीन की डिस्कवरी कैसे हुई। एथिलीन की डिस्कवरी कैसे हुई? It was observed that unripe bananas ripen faster when stored with the ripe bananas. ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम कच्चे केलों को पके हुए केलों के साथ रखें तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, राइट। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी कच्चे केलों के ढेर को अगर आप पक्के केलों के साथ रख देते हो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, कच्चे वाले भी। ऐसा क्यों? Later, the substance promoting the ripening was found to be ethylene. फिर पता चला कि अरे ये जो पके वाले केले हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास से इथिलीन, ठीक है, इनके पास से इथिलीन ऐसी एक चीज है, ऐसा एक रेगुलेटर है जो कि कच्चे केलों को भी क्या करवा रहा है, फटाफट से इनकी राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इनकी राइपनिंग, इनके पकने की प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोमेंसी। इससे सीड एंड बड डोमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी इंटरनोड एलोंगेशन करवाता है ये फटाफट से। एंड प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर्स के फॉर्मेशन में आता है हेल्प। Promotes senescence and abscission of leaves and flowers, hastens the respiration rate in fruit and enhances fruit ripening. ठीक है, फ्रूट का रेस्पिरेशन रेट जो है वो ये रिड्यूस कर देते हैं और उसको जल्दी जल्दी से पका देता है। कौन? इथिलीन। कौन पका देता है फ्रूट को जल्दी जल्दी से? इथिलीन। हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस, ये क्या है? सी, यूज किया जाता है टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगोज, ठीक है, मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू राइपन द फ्रूट्स इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, ठीक है, टोमेटोज और एप्पल्स में भी फ्रूट राइपन करने में ये यूज किया जाता है। एंड एक्सेलरेट द एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ठीक है। इट प्रमोट्स द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स। कुकुम्बर्स में ये फीमेल फ्लावर्स के नंबर्स को बढ़ाता है, ठीक है, कुकुम्बर में ये नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है, ओके, कुकुम्बर में ये नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ये सारे इसके हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस हैं। अब बचा क्या है? बचा है मैम लास्ट, फिफ्थ वन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? जलेबी बाई। हाँ, किसने की? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तौबा तौबा तौबा, बंद करो। हाँ अभी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, किसने की इसकी डिस्कवरी? ड्यूरिंग द मिड 1960s, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन वर डिस्कवर्ड बाय 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, ठीक है। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इस पीरियड में, ठीक है, इस ड्यूरेशन में इन सबको डिस्कवर किया। These were later on found to be chemically similar.
ठीक है, बाद में पता चला कि ये सब केमिकली बिल्कुल सिमिलर है। पढ़ चुके हैं बेटा ये सारा कुछ हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेस में जो भी टॉपिक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं सारे आपको एक बार दोबारा से समझा दे रही हूँ। उसका रीजन यही है कि एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाए, फिर जब क्वेश्चंस कराऊंगी फिर रिवाइज कराऊंगी, फिर जब कंप्लीट चैप्टर फिर से रिवाइज करवाऊंगी तो फिर करवाऊंगी। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज तो मैं आपको करवाती ही रहूंगी और आपको करना भी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से ही चीजें दिमाग में बैठेंगी। रटना नहीं है, इथिलीन ये करता है, ऑक्सीजन ये करता है, रटना नहीं है। हमें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, अपने आप बैठेगा दिमाग में, राइट। चलो, तो दीज वर लेटर ऑन फाउंड टू बी केमिकली सिमिलर। बाद में पता चला कि ये सब तो सेम ही है यार, अलग अलग लोगों ने डिस्कवर कर दिया। तो क्या हुआ, फिर इन्हें हमने क्या बोलना शुरू कर दिया सबको एक साथ कॉमनली, एब्सिसिक एसिड ABA। क्या बोला बेटा, एब्सिसिक एसिड ABA, ठीक है, बोलो हाँ। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये लास्ट है। इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर टू प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए ये एक इनहिबिटर का काम करता है। और इट स्टिमुलेट्स स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, induces seed dormancy, induces abscission of leaves, fruits and flowers। Horticultural application की बात करें तो it induces seed dormancy in stored seeds, ठीक है, stored seeds में ये seed dormancy को induce करता है, ठीक है। चलो यहां तक आई थिंक आप सबको क्लियर है, पांचों ही, ठीक है, पांचों ही रेगुलेटर्स की बात हमने कर ली है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, बताना कोई एक ही था क्वेश्चन में, पर मैंने पांचों बता दिए हैं, तो ये आपको अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, पूछा है व्हाई इज एब्सिसिक एसिड आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों आप इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हो, ठीक है। तो देते हैं हम इसका आंसर। पहले आप लोग मुझे जरा फटाफट से, ठीक है, फटाफट से सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बता दें कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हम इतना सारा ढेर सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या आपको रिवाइज करने में मजा आ रहा है। क्योंकि पढ़ तो चुके हैं चैप्टर के अंदर, रिवाइज कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर चुके हैं चैप्टर का, इंपॉर्टेंट वाला। 5 से स्टार्ट करना है, क्यों एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। बताओ जल्दी से, यहां तक का क्लियर है क्या सबको, जल्दी बताओ, यहां तक का क्लियर है सबको। चलो, व्हाई इज एब्सिसिक एसिड आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, क्यों इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, देखें भाई, बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखें क्या, स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं हम इसे, क्यों कहते हैं, क्या किया इसने ऐसा, क्यों कहते हैं इसे स्ट्रेस हार्मोन। चलो पढ़ते हैं, देखो, एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन as it induces various responses in plants against stress conditions, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशंस में, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशंस के अगेंस्ट ये प्लांट में कई सारे रिस्पॉन्सेस को जनरेट करवाता है, इसीलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ओके। जैसे कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल ये रिस्पॉन्सेस को जनरेट करवाता है प्लांट में, देखो, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टूवर्ड वेरियस स्ट्रेसेस, ठीक है, जितने भी तरह के स्ट्रेसेस प्लांट को डील करने पड़ते हैं, उन स्ट्रेसेस की तरफ ये प्लांट का टॉलरेंस बढ़ा देता है। इट इंड्यूसेस द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस के वक्त ये स्टोमेटास के क्लोजर को इंड्यूस करता है। एंड इट प्रोमोट्स सीड डोमेंसी एंड इंश्योर्स सीड जर्मिनेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, सीड डोमेंसी को प्रमोट करता है एंड इंश्योर सीड जर्मिनेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में सीड जर्मिनेशन को भी इंश्योर करता है, ठीक है। हेल्प्स सीड्स विथस्टैंड desiccation and also helps in inducing dormancy in plants at the end of the growing season and promotes abscission of leaves, fruits and flowers, ठीक है,
लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एब्सिशन को भी प्रमोट करता है, राइट। तो इस तरीके से ये कई सारे रिस्पॉन्सेस को जनरेट करवाता है प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशंस में। इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, आप इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हो। किसे कहते हो, एब्सिसिक एसिड ABA को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हुआ। जल्दी से बताओ, क्लियर है? कमेंट आई थिंक आज सभी ने कर ही दिया होगा, आज लाइक एंड शेयर सभी ने कर दिया होगा। बनता भी है यार, लास्ट सेशन जो है पूरा सिलेबस कर चुके हैं, बनता भी है, राइट। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक सभी को? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन हमने क्यों कहा? यहां तक की कहानी क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी बोलो, क्लियर है यहाँ की कहानी? बोलो भाई, कमेंट कर दिया सभी ने? चलिए भाई, क्वेश्चन 5 डन। 6 पे आए। सी क्या पूछना चाहता है? प्रश्न क्रमांक 6, क्वेश्चन नंबर 6। बोथ बोले तो बोथ बोले तो दोनों बोले तो बोथ। कौन बोथ? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। कौन बोथ? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। हाँ, तो आगे इन हायर प्लांट्स आर ओपन। अच्छा, हायर प्लांट्स में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों ओपन होते हैं? कमेंट करें जरा, कमेंट आप लोग तो कर ही सकते हो ना कमेंट सेक्शन में, करो जल्दी से कमेंट करो। दोनों ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हायर प्लांट्स आर ओपन, दोनों ही ओपन होते हैं। मतलब क्या इस बात का? मतलब है ये बात का क्या मतलब है इस बात का? दैट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट्स आर ओपन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हायर प्लांट्स में ओपन होते हैं। इस बात से आप क्या समझते हो क्या कुछ? जल्दी से यार कोशिश किया करो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मेरे आंसर के साथ उसको मैच करोगे तो आपको मजा आएगा डबल। सच में करके देखो जल्दी से। बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कैसे हैं? ओपन है। देखेंगे, चलो मेरा कमेंट मैच करते हैं, आ जाओ किसमें कितना है दम। सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हायर प्लांट्स इज रिफर्ड टू एज बीइंग ओपन। इन्हें ओपन क्यों रेफर किया जाता है? क्योंकि ठीक है, वेरियस मेरिस्टेम्स having the capacity for continuously dividing and producing new cells are present at different locations in these plant bodies. ठीक है, different kind of meristems ठीक है, different kind of meristems, जैसे कि और ये मेरिस्टेम है क्या? जिसके पास वो सेल्स होती हैं जो डिवाइड करेंगी और नई सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी कंटिन्यूसली, राइट। तो इन प्लांट्स में आप ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही चीजों को ओपन इसलिए कहते हो क्योंकि इनके पास क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, नई सेल्स को प्रोड्यूस करती रहती हैं। तो ग्रोथ भी होती रहती है, डिफरेंशिएशन भी होता रहता है। उन सेल्स में से कुछ सेल्स जाके क्या करती हैं? डिफरेंशिएट भी हो जाती है, राइट। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही ओपन फिनोमिना है हायर प्लांट्स में क्योंकि इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है, अवेलेबल हैं, जो कि क्या होती हैं? वो वाले पोर्शन जिनकी सारी सेल्स में कैपेसिटी है डिवाइड करने की कंटिन्यूसली और करने की क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल सा आंसर था बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कमेंट करने को, क्योंकि ये बहुत लेंथी आंसर नहीं था, क्लियर कट आंसर था। तो क्या आप लोगों से ये बना? जल्दी बताओ भाई। ये जो मैं आपको टाइम देती हूँ, आपसे क्वेश्चन रेज करती हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप खुद से कोशिश करो सॉल्यूशंस निकालने की। चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद भी अगर हम खुद से आंसर ना बना पाए क्लास 11th में आके, तो मामला गंभीर है बेटा, मामला गंभीर है फिर। ठीक है, चलो छोटे बच्चे नहीं हैं हम कि मैडम पढ़ा के मैडम ही क्वेश्चन के आंसर भी करा दें और आप बस उनको प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम टाइम पे मैडम बता दें कि सारे मत पढ़ो, एक काम करो ये 5 पढ़ लो। नर्सरी में हो क्या? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बोथ, फिर से बोथ आ गया ये। बोथ अ शॉर्ट डे प्लांट एंड अ लॉन्ग डे प्लांट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, and can flower simultaneously in given place। ठीक है, दोनों, एक शॉर्ट डे प्लांट और एक लॉन्ग डे प्लांट
दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्लेस। ठीक है, एक गिवन प्लेस पे एक के साथ ये फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सप्लेन करें इस बात को, जल्दी से एक्सप्लेन करें इस बात को। एक शॉर्ट डे प्लांट एंड अ लॉन्ग डे प्लांट कैन प्रोड्यूस एंड कैन फ्लावर साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्लेस। एक्सप्लेन। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट याद करो कि शॉर्ट डे प्लांट क्या था, जिसको क्या चाहिए, जिसको लाइट से एक्सपोजर कम चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट क्या था, जिसको क्या चाहिए, जिसके पास जो लाइट एक्सपोजर वाला ड्यूरेशन है उसको कैसा चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट क्या था, जिसको लाइट एक्सपोजर का ड्यूरेशन कम रखना है अपना। लॉन्ग डे जिसको ज्यादा चाहिए, राइट। तो ये दोनों ही साइमल्टेनियसली गिवन प्लेस पर फ्लावर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है और आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है। करेंगे भाई, जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर। क्या लगता है कैसे होगा ये पॉसिबल दोनों के केस में? जल्दी भैया अपने साइड से अटेम्प्ट करना सीखो क्वेश्चंस को, तभी मजा आएगा। चलो देखते हैं आंसर, मैच करेंगे अपना आंसर। सिंपल से आंसर्स हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स। देखो, द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन शॉर्ट डे प्लांट्स and long day plant is dependent on the duration for which these plants are exposed to light। है ना, दोनों डे प्लांट की ही बात हो रही है, नाइट प्लांट की तो बात नहीं हुई। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट की बात हो रही है, राइट। दोनों को क्या चाहिए, दोनों का अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट है। शॉर्ट डे को क्या चाहिए, एक्सपोजर लाइट से बहुत कम आवर्स के लिए चाहिए, कम के लिए चाहिए। लॉन्ग डे वाले को बहुत ज्यादा आवर्स के लिए लाइट एक्सपोजर चाहिए, राइट। तो द शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट कैन फ्लावर एट द सेम प्लेस। ये दोनों सेम प्लेस पे फ्लावर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव बीन गिवन एन एडिक्वेट फोटो पीरियड। बस एक कंडीशन है कि उनको उनका जो भी रिक्वायर्ड फोटो पीरियड है, जितना भी रिक्वायर्ड एक्सपोजर टू लाइट है, वही दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लांट ए है, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल में लिख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल में मेरे पास प्लांट ए है सैंपल, और लॉन्ग डे प्लांट के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि सैंपल है कि मान लो हमने बी प्लांट लिया है। ए प्लांट को चाहिए कितना, फॉर एग्जांपल 6 आवर्स फोटो पीरियड चाहिए इसे, और इसे चाहिए फॉर एग्जांपल 14 आवर्स फोटो पीरियड। तो ये सेम प्लेस पर, आपने सेम प्लेस पर दोनों को ग्रो करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को, ठीक है। आपने इसे भी ग्रो करवा दिया, आपने इसे भी ग्रो करवा दिया, दोनों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में फ्लावर आ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपने इनका जो भी रिक्वायर्ड फोटो पीरियड था वो उन्हें प्रोवाइड किया हो। ऐसा नहीं है कि सेम प्लेस पर ग्रो कर रहे हैं तो इसको आपने 6 आवर से ज़्यादा का अगर एक्सपोजर दे दिया तो ये फ्लावर नहीं कर पाएगा, इसको 14 आवर से कम का दिया तो ये फ्लावर नहीं कर पाएगा। ये कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सेम प्लेस पर फ्लावर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? तो कौन से फैक्टर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हें एडिक्वेट फोटो पीरियड मिला है, एक्सपोजर टू सनलाइट उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में मिला है, इस फैक्टर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से शॉर्ट डे और लॉन्ग डे दोनों ही सेम प्लेस पर फ्लावर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट बना या नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। इनमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे आपको क्वेश्चंस ना देखने को मिले। जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ पर चैप्टर, मैंने आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए। आप उन 100 क्वेश्चंस को, हर टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर है, उन क्वेश्चंस को आप उठा के देखोगे, आपको कोई ऐसा सब यहाँ पर टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चन ना आ रहा हो, राइट। तो शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बढ़ जाए। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आजा भाई, आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इतना ज्यादा ये हमसे? Which one of the following, which one of the plant growth regulator would you use? आप इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करोगे इफ यू आर आस्क्ड टू डू दीज थिंग्स? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्या करनी है, एक ट्विग में रूटिंग इंड्यूस करनी है, तो आप कौन सा यूज करोगे?
ठीक है, अगर आपको किसी फ्रूट को क्विकली राइपन करवाना है, उसको जल्दी से पकाना है, तो क्या यूज करोगे? लीव सेनेसेंस को अगर आपको डिले करवाना है तो क्या यूज करोगे? इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स में ग्रोथ को इंड्यूस करना है तो आप कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज करोगे? आपको बोल्टिंग करानी है एक रोजेट प्लांट में, इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स, तो आप कौन सा यूज करोगे? मतलब आपको हर एक केस में आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बता देना, दैट्स इट। वन वर्ड आंसर्स हो गए, राइट? वन वर्ड आंसर्स हो गए ये सारे, A to F, राइट? F है, हाँ। चलो देखते हैं भाई आंसर्स। सी, जब भी हमें किसी भी ट्विग में, किसी भी स्टेम कटिंग में, किसी में भी रूटिंग इंड्यूस करनी होती है तो हम ऑक्सिन्स को यूज करते हैं, पढ़ा हमने अभी। किसी भी फ्रूट की क्विक राइपनिंग के लिए, राइट, राइपनिंग के लिए हम इथिलीन यूज करते हैं। लीफ सेनेसेंस को डिले करने के लिए हम साइटोकाइनिन्स को यूज करते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स की ग्रोथ के लिए हम साइटोकाइनिन्स को यूज करते हैं। बॉल्टिंग के लिए, ठीक है, रोजेट प्लांट में जिब्रेलिक एसिड यूज होता है। स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स के लिए आप एब्सिसिक एसिड को यूज करते हो, ठीक। तो दीज आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज्ड फॉर दीज कंडीशंस और टू अचीव दीज पर्पसेस, राइट। तो जल्दी से ये आंसर्स देख लो, मार्क कर लो अपने पास, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ये आंसर्स देख के मार्क कर लो अपने पास, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? 6, 7 एंड 8 तीनों आंसर्स बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट आंसर्स थे, फोर्थ की तरह बड़े नहीं थे। तो जल्दी से बताओ, 6, 7 एंड 8 तक डन है। 9 और 10 देखते हैं आगे। 6, 7 एंड 8 तक डन है सबको? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो। बढ़ते हैं अपन आगे। स्क्रीन क्लियर करना तो मैडम भूल ही जाती हैं, चलो अभी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सी, would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle? Why? Would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle and why? क्या एक defoliated plant photoperiodic cycle पे respond करेगा और क्यों? Would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle and why? क्या एक defoliated plant photoperiodic cycle पे respond करेगा और क्यों? Would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle and why? चलो देखते हैं बेटा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट से देखो। A defoliated plant will not respond to the photoperiodic cycle. एक defoliated plant जो होगा वो किसी भी photoperiodic cycle पे respond नहीं करेगा, right? एक defoliated plant किसी भी photoperiodic cycle पे respond नहीं करेगा। देखो भाई, एक डिफॉलिएटेड प्लांट क्यों फोटोपीरियोडिक साइकिल पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। हम सबको पता है कि फोटोपीरियोडिक साइकिल पे रिस्पॉन्ड करना मतलब जो लाइट का एक्सपोजर जो मिल रहा है, राइट, उस लाइट रिएक्शंस को करना, वो लाइट एक्सपोजर को, उस लाइट को कैप्चर करके, ट्रैप करके प्रोसेसेस को करना। अब अगर हम सबको पता है कि लाइट को कैप्चर करने का मैक्सिमम काम कौन करता है? लीव्स। कौन करता है? लीव्स। और डिफॉलिएटेड प्लांट का मतलब क्या होता है? डिफॉलिएटेड प्लांट का मतलब क्या होता है? विदाउट लीव्स, जिसकी आपने लीव्स क्या कर दी हो? रिमूव कर दी हो, आपने कर दी हो या हो गई हो, ठीक है, जिसकी लीव्स पूरी क्या हो गई हैं? झड़ गई हैं, पूरा डिफॉलिएटेड प्लांट। अब ऐसे प्लांट में वो फोटोपीरियोडिक साइकिल से कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जब उसके पास लीव्स ही नहीं है, राइट? चलो फिर भी इस बात को अपन और भी जितने भी फैक्टर्स, एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबके साथ समझाते हैं कि एक डिफॉलिएटेड प्लांट जिसकी लीव्स नहीं है, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? विल नॉट रिस्पॉन्ड टू फोटोपीरियोडिक साइकिल. It is hypothesized that the hormonal substance responsible for flowering is formed in the leaves. ठीक है, फ्लावरिंग के लिए जो हार्मोनल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लीव्स में बनता है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इन द लीव्स। अब सब्सिक्वेंटली फिर ये माइग्रेट करता है शूट एपिसिस की तरफ, फिर उसको मॉडिफाई कर देता है किसमें? फ्लावरिंग एपिसिस में। इसलिए आप ये कहते हो कि लीव्स के एब्सेंस में
लाइट परसेप्शन जो है वही नहीं होगा, लाइट ही आप ट्रैप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारा फिर पास ऑन कैसे होगा, रूट से, लीफ से, शूट एपिसेस से फ्लावरिंग एपिसेस तक का। हेंस आप ये कहोगे कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, और अगर लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये सारे एक्शंस नहीं होंगे उसके अंदर, पूरा मैकेनिज्म ही नहीं चलेगा, तो आप फोटो पीरियोडिक साइकिल भी उसके अंदर नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो लाइट के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, लाइट को ट्रैप ही नहीं कर रहा, कैप्चर ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास लीव्स नहीं है। डिफोलिएटेड प्लांट का मतलब यही होता है जिसके पास क्या हो, पत्तियां ना हो, झड़ गई हो या झड़वा दी गई हो, in either of the cases, right? चलो, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक बन गया होगा सभी से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं था इसमें। 10 पर आते हैं, बोलो। नाइन तक किसी को कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेशन के, क्वेश्चन नंबर 10। चलो भाई, What would be expected to happen if, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इन कंडीशंस में क्या होना चाहिए? What would be expected to happen if GA3 is applied to rice seedlings? ठीक है, अगर राइस सीडलिंग्स में GA3 को अप्लाई किया जाता है, What would be expected to happen if GA3 is applied to rice seedlings? अगर राइस सीडलिंग्स में GA3 को अप्लाई किया जाएगा तो राइस सीडलिंग का क्या होगा? ठीक है, राइस सीडलिंग्स छोटे छोटे हो जाएंगे। क्या होगा? GA3 अप्लाई किया है आपने राइस सीडलिंग्स में, मैम ये तो इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिब्रेलिक एसिड, राइट? तो क्या होगा राइस सीडलिंग की केस में, बस यही तो बताना है। चलो देखो जल्दी से, इफ GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स, अगर आप राइस सीडलिंग में GA3 को अप्लाई करते हो तो देन द राइस सीडलिंग्स विल एग्जिबिट इंटरनोड एलोंगेशन। जो राइस सीडलिंग्स हैं वो इंटरनोड एलोंगेशन करेंगे एंड इंक्रीज इन हाइट, और हाइट में बढ़ जाएंगे, राइट? यही करता है ना जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स के बारे में यही पढ़ा है ना, इंटरनोड एलोंगेशन करता है, लेंथ बढ़ाता है, हाइट बढ़ाता है, टॉलर बनाता है, यही करता है। तो क्या होगा? मैम अपन भी खा लेंगे जिब्रेलिक एसिड, भाई मेरी पहले ही हाइट बहुत है, ठीक है, तुम लोग खाओ, ठीक है। देखो भाई, दिस इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स, देन द राइस सीडलिंग्स विल एग्जिबिट इंटरनोड एलोंगेशन। इंटरनोड का मतलब आप सब समझते हो, ये रही येलो कलर की स्टेम जो मैं हमेशा गलत तरीके से गलत कलर से बना देती हूँ। चलो आज क्यों ना हम इसको ग्रीन से बना लें। मान लो कि ये स्टेम है, मान लिया सभी ने? जल्दी बताओ, सभी ने मान लिया? मान लिया मैम। मान लो इस स्टेम में से यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, ये क्या हो गए मैम? नोड्स। ये क्या हो गए मैम? नोड्स। अच्छा बेटा, अगर ये नोड्स है तो ज़रा ये बताओ प्यारे सुपुत्रों कि ये वाला पोर्शन, दो नोड्स के बीच वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा? ये दो नोड्स के बीच वाला पोर्शन कहलाएगा मैम इंटरनोड्स। बस यही तो पूछ रही थी मैं, बस यही तो पूछ रही थी ना मैं कि ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा। सिंपल है, सिंपल डिम्पल है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इंटरनोड्स को इलोंगेट कर देता है ये, इंटरनोड्स को इलोंगेट कर देता है तो ओवरऑल लेंथ भी बढ़ती है। आप सोचो अगर यहाँ पर इंटरनोड इतना है, मैं नेक्स्ट बताऊं कि मैंने जिब्रेलिक एसिड GA3 अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसकी क्या हालत हुई होगी? मैडम इसकी हालत जो हुई होगी ना, उसको बनाने के लिए आपको पहले इसको छोटू करना पड़ेगा। चलो इसको मैं छोटू कर देती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। हाँ, इसको मैंने छोटू कर दिया, ठीक है। मान लो ये पहले ऐसा था, राइट? मैंने GA3 अप्लाई किया, उसके बाद क्या हुआ? मैंने GA3 अप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनोड से एलोंगेट हो गए, राइट? सिंपल, सिंपल डिम्पल, राइट? GA3 अप्लाई करने के पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर। चलो लिख लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। क्या कंडीशंस हैं ये? बिफोर एंड आफ्टर। समझ आई बात? समझ आई बात? जल्दी बताओ। बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन है ये, राइट?
GA3 अप्लाई करने के बाद, अरे C नहीं, GA3 अप्लाई करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर। इंटरनोड्स पहले यहाँ पर ये मतलब लेंथ हुआ करती थी, फिर वो क्या हो गई, इलोंगेट हो गए। समझ आई बात? ओवरऑल लेंथ इंक्रीज करता है, टॉलो बनाता है। समझ गए? समझ गए? फर्स्ट का केस समझ आ गया। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं, क्या पूछा है, डिवाइडिंग सेल्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। अच्छा, अगर डिवाइडिंग सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होना बंद हो जाए तो उस केस में क्या होगा? बहुत सिंपल, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तो। अगर मैं कहूँ कि पहले जो डिवाइडिंग सेल्स थी, ठीक है, इसमें से एक, वही अपना चिंटू एंड मिंटू, राइट, वही अपना चिंटू एंड मिंटू वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक डॉटर, जो दो डॉटर सेल्स बन रही है, एक क्या है इनमें से चिंटू, राइट, और दूसरी क्या है इनमें से मिंटू। और हर बार क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल में से मिंटू जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। मैं तो नहीं करना डिवाइड, मैं जाके अपना काम कर रहा हूँ, राइट। ये चला गया डिफरेंशिएट होके, मैच्योर हो गया, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट, डिवाइड कर रहा है हर बार बेचारा। फिर एक जो बच जाता है इनमें से, चिंटू मिंटू में से, वो यहाँ पर फिर से अब इसने डिवाइड किया, दो सेल बनाई। अब ये जो दो डॉटर सेल्स हैं, फिर से मान लो इनमें से एक हो गई चिंटू, एक हो गई मिंटू, ठीक है। तो मिंटू चली गई, मुझे नहीं करना डिवाइड, हटाओ अलग, मुझे नहीं करना, राइट। चिंटू फिर बेचारा अकेला वो डिवाइड कर रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर क्या हो, ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होना बंद कर दें, ये इस तरीके से जो ये मिंटू डिफरेंशिएट हो रहा है, अगर ये डिफरेंशिएट करना बंद कर दें तो क्या होगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है भाई, जल्दी बताओ क्या लगता है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, पता लगाओ दया, पता लगाओ क्या लगता है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर ये डिवाइड करने डिफरेंशिएट करना बंद कर दें तो क्या होगा? If the dividing cells stop differentiating, what would be expected to happen if? चलो इस कंडीशन में तो भाई देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पूरा का पूरा केस तो समझा ही दिया कि डिवाइडिंग सेल्स अगर डिफरेंशिएट करना बंद करेंगी तो प्लांट ऑर्गन जैसे कि लीव्स, ठीक है, जैसे कि स्टेम, दे विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये नहीं बनेंगे। द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड एज सेलस। अगर वो डिफरेंशिएट होके मैच्योर होके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए नहीं बटेंगी तो पूरी की पूरी सब डिवाइड ही करती रहेंगी और पूरा बहुत सारा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास इकट्ठा हो जाएगा और उसको आप कहते हो क्या? उसको आप कहते हो सेलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या कहते हो? सेलस कहते हो। समझ आई बात? तो आपको ये डिफरेंट रीजन्स नहीं दिखेंगे कि लीफ है, स्टेम है, ये है, वो है, पूरा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दिखेगा, सेलस आप उसे कहते हो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पूछा है क्या भाई? और भी है इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन पार्ट्स बहुत सारे हैं इसमें, राइट। ए एंड बी हो चुका है, सी में क्या पूछा है? A rotten fruit gets mixed with unripe fruits. अगर एक rotten fruit को आप मिक्स कर दो unripe fruit के साथ तो क्या होगा? देखते हैं भाई, rotten fruit को अगर आपने मिक्स कर दिया किसी unripe fruit के साथ तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैम जो इथिलीन है वो अपना काम दिखाएगा क्या? बताओ, इथिलीन है अपना काम दिखाएगा क्या भाई? If a rotten fruit gets mixed with unripe fruit, then the ethylene produced from the rotten fruit, इससे जो इथिलीन प्रोड्यूस हो रहा है वो इसे क्या कर देगा? इसकी राइपनिंग को फास्टर बना देगा, क्विकर बना देगा, इनहैंस कर देगा, राइट। क्या कर देगा? इसकी राइपनिंग को फास्टर, क्विकर बना देगा, इनहैंस कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे जो इथिलीन प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी राइपनिंग को हेल्प करेगा। सिंपल, राइट। चलो अभी देखा था हमने एक एग्जाम्पल कि कच्चे केलों को अगर आप पक्के केलों के साथ रख देते हो तो पक्के केलों की वजह से जो इथिलीन उनको मिल रहा है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं? ये वाले भी पक जाते हैं। और भी है क्या भाई इसके अंदर? यस, डी भी है। चलो, यू फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम। अच्छा, अगर आप कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन ऐड करना भूल जाओ तो क्या होगा? व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन? क्या होगा इस केस में? देखो, इफ यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम, अगर आप कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन ऐड करना भूल जाओ, देन सेल डिवीजन, तो जो सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा, दिस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, राइट। इफ यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम, अगर आप भूल जाते हो तो सेल डिवीजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे।
these things will not be observed. सिंपल डिम्पल। और भी है क्या भाई इसके अंदर? नहीं, ये लास्ट था। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में A, B, C एंड D 4 सिनेरियोज हमने देखे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में फिर क्या एक्सपेक्टेड कंडीशन है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि क्या होना चाहिए। तो इनके आंसर्स हमने देखे। जल्दी से मुझे फटाफट से जरा कमेंट करके बताओ कि क्या आपको आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। क्या आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं? और भाई कैसा फील हो रहा है? जल्दी बताओ। मैम ये कैसा सवाल है? अरे यार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लास्ट सेशन आज ही आपका हो गया है, पूरे चैप्टर्स हो चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, तो पूछना बनता है कि कैसा फील हो रहा है, राइट? तो सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, सिलेबस हो गया है लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी चल रही है, राइट? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे, कहाँ तक आ चुकी है? बहुत सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, राइट? तो सिलसिला ये जो शुरू हुआ है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, फुल लेंथ प्रैक्टिस करने के बाद, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार कंसिस्टेंटली बार बार पूरा सिलेबस रिवाइज करने तक ये सिलसिला चलेगा। सिर्फ इस सिलेबस पे बात खत्म नहीं होने वाली है, ओके? तो हाँ, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीशन का ये लास्ट लेक्चर है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लास्ट चैप्टर के ये आज हमारे हो गए हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में प्लीज़ नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सेपरेटली जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे साथ ये पूरा सिलेबस करने में कितना मज़ा आया है, कितना आपको समझ आया है, कितना आपने मेरे साथ कवर किया है। ओके, कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर ये मैसेज ड्रॉप करें मेरे लिए। एंड अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भाई फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें। एंड आपने ई बुक्स एंड ई नोट्स को अगर अभी तक अवेल नहीं किया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाओ, अवेल करो। ओके, चलिए मिलते हैं कहाँ? प्रैक्टिस सेशंस में, ठीक है? तो सारे ही चैप्टर्स के, हर चैप्टर के पर्टिकुलरली 3 से 4 सेशन, 2 सेशन आपको हर तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, चारों टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा रही हूँ। सिर्फ टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस जो यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, इस पे बात नहीं खत्म होने वाली है। हमें हर चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो, थ्योरी जो आप पढ़ते हो, जब तक आप उसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना नहीं सीखोगे, आप मार्क्स को गेन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम ऑलरेडी बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, चल ही रहा है, तो आपको उसमें कंसिस्टेंटली मेरे साथ बने रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।